हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग संप्रेषण संचार कम्युनिकेशन का तीसरा लेक्चर यह है। यहाँ पर हम लोग तीसरे लेक्चर में इंटरपर्सनल स्किल्स, पॉलिटिकल स्किल्स, सोशल स्किल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक एक्टिव लिसनर की तरह सही तरीके से अपने दिमाग को एकदम ठंडा करके प्यार से सुनिएगा, तभी जाकर ये संप्रेषण हो गया, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, तभी जाकर ये क्वेश्चन इसके सही होते हैं। जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं तब भी आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा अजीब तरह के शब्द होते हैं और इंग्लिश में भी थोड़ा अजीब शब्द होते हैं। तो थोड़ा बहुत जानकारी अब अगर आपको होगी तब आप सही कर पाएंगे। तो जैसा हमने पिछले 2 लेक्चर में आपको बताया संचार वगैरह के बारे में, तो फिर उसके आगे अब हम लोग चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में देख लेते हैं। आपको बता दें, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संचार तो बता चुके हैं कि संचार क्या, नॉर्मल भाषा में, एकदम आम भाषा में समझिए। चीज़ें बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा भाषा का अंतर पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा समस्याएं होती हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं, एक आम भाषा, और रोज़ आपके जीवन में यही सब चलता है। संचार आप रोज़ करते हैं, कम्युनिकेशन आप रोज़ करते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, संचार जो है कि लैटिन भाषा से, कम्युनिकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स, तत्व हैं। प्रेषक यानी सेंडर, इनकोडिंग यानी संकेतन, संदेश मैसेज, मीडियम माध्यम, कूटानुवाद डिकोडिंग, प्राप्त करता है रिसीवर, प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका फीडबैक आना ज़रूरी है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो आप फीडबैक देंगे तब हमें लगेगा कि हाँ, हम सही तरीके से आपको बता पा रहे हैं। ठीक है, और शोर नॉइस वगैरह, जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर बहुत नॉइस हो, बहुत शोर हो, सामने डीजे बज रहा हो, तो आपके पास सही तरीके से आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी। तो एक एलिमेंट शोर नॉइस भी है, ठीक है, संप्रेषण का। तो ये चीज़ें हैं, और इसके टाइप्स के बारे में हमने देखा था। तो एक अंतःवैयक्तिक संचार है, इंट्रापर्सनल है, और अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल, एक ग्रुप कम्युनिकेशन, एक जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन की बात हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। इंट्रापर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक, आप खुद से जब संचार करते हैं। अंतर्वैयक्तिक मतलब बिटवीन, मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ हो रहा हो। ग्रुप कम्युनिकेशन यानी 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ संप्रेषण हो, और मास कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक हो समूह संचार में। लेकिन अंतर्वैयक्तिक का ये क्या होता है? एक्सटेंडेड रूप होता है, मतलब इसमें ज़्यादा संख्या हो जाती है लोगों की, बहुत ज़्यादा संख्या होती है, जैसे भाषण दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग हों। ओके, और जन संचार होता है कि मतलब पूरे तरीके से सबको सूचना प्रेषित करनी है, चारों तरफ पहुंचानी हो। तो ये चीज़ें हैं, और हमने ये भी बताया था कि अंतःवैयक्तिक में संचार के इस स्तर में प्रेषक, संचारक व प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका का निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है। जैसे बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने के लिए स्वयं से संचार करता है कि क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं, क्या होगा, कैसे पढ़ाई करें, खुद से अगर सोचता है तब, है ना। तो अंतःवैयक्तिक ये है। अंतर्वैयक्तिक 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में संचार हो रहा हो। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये इसके 2 टाइप हैं, शाब्दिक वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक ओरल यानी मौखिक संचार, अशाब्दिक जो होता शाब्दिक में ही मौखिक ओरल कम्युनिकेशन है, और लिखित संचार में रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें पत्र अथवा तार, फैक्स, ईमेल, ये लिखित रूप से जो भी होता है। ठीक है, और सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, ये सब जो भी होता है ये मौखिक ओरली होता है। अशाब्दिक जिसमें शारीरिक हाव भाव की बात की जाती है। ओके, मौखिक हो गया। मौखिक में अंगूरी लता, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी आता है। एंट्रोपी जिसको कहते हैं, जो एंट्रोपी, सॉरी इसको नहीं, एंट्रोपी जब मौखिक संचार में व्यवधान या रुकावट होता है। लिखित संचार यानी प्रतिवेदन, रिपोर्ट वगैरह, फैक्स, बुलेटिन, नोटिस, सोशल नेटवर्किंग, ये सब जो होता है लिखित में हो जाता है। अशाब्दिक के कई पार्ट हमने बताए थे, प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, पैरा लैंग्वेज, पार्श्व भाषा, स्पर्श की भाषा, टच लैंग्वेज, क्रोनोमिक्स, ये है। ये देखिए, काइनेसिक्स या काय भाषा क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, जैसे आप ताली बजा रहे हैं, आंख मारना, उंगली चटकाना, माथा पीटना, ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो ये काय भाषा होती है। और उसके अलावा यहाँ पर प्रॉक्सिमिक्स यानी अंतराल की भाषा, 2 लोगों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए कम्युनिकेशन करते वक्त, है ना। तो घनिष्ठ संचार, वैयक्तिक संचार, सामाजिक संचार, जन संचार, इसके कुछ अलग अलग भाग हैं। क्रोनोमिक्स है कि
समय की भाषा, इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ टाइम। मोनोक्रोनोमिक्स, पॉलीक्रोनोमिक्स। मोनोक्रोनोमिक्स जैसे विकसित देशों में या फिर भारत में ही जो लोग एक टारगेट को फोकस करके तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी को फोकस करके कर रहे हैं, तो वो मोनोक्रोनोमिक्स में आएगा। पॉलीक्रोनोमिक्स में मतलब कि अगर अवसर कम है, इसलिए जैसे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी वैकेंसी आए तो उसको लोग भर देते हैं, उसकी तैयारी में लग जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद दूसरे पेपर की तैयारी करते हैं। तो ये पॉलीक्रोनोमिक्स जो है कि विकासशील देशों में ये पाया जाता है ना। अवसरों की संख्या अत्यंत कम होने के कारण ऐसा किया जाता है। क्रोनोमिक्स हैप्टिक्स यानी स्पर्श की भाषा, टच लैंग्वेज की बात होती है हैप्टिक्स में। और उसके अलावा हमने एक बताया पार्श्व भाषा, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज हमने बताया कि आवाज़, उच्चावच, शब्द दाब, इन सब की बात करते हैं। मुस्कुराना, हंसना, जम्हाई लेना, ठीक है, ये सब होता है पैरा लैंग्वेज में। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है, इसलिए इसको हम बार बार तीसरी बार रिवीजन करवा रहे हैं। ओके। समूह संचार। समूह संचार क्या है कि यह वैयक्तिक संचार का विस्तृत रूप है। इसमें देखिए समूह संचार में क्या होता है कि स्रोत है, मतलब जो संदेश दे रहा है, स्रोत है तो उसका कुछ संदेश होगा, फिर समूह में श्रोता होते हैं। समूह संचार हो रहा है, कहीं पर भाषण दिया जा रहा है तो सामने पूरा श्रोता बैठे हुए हैं, उन पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, उन लोग प्रतिपुष्टि क्या दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं, तो प्रतिपुष्टि, फीडबैक, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और जनसंचार। जनसंचार क्या है कि मनुष्यों का समूह और फैलाना। जब हम किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं या फैलाते हैं तो यह प्रक्रिया संचार कहलाती है। विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जब होती है, सामूहिक रूप से प्रक्रिया होती है, तो वो जनसंचार कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग थोड़ा सा अलग चीज़ें देखेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन यूपीएससी में भी सही होंगे अगर इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से, सही तरीके से दिमाग को एकदम स्थिर करके सुनेंगे तब। ठीक है, अब देखिए क्या है अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस। अंतर्वैयक्तिक संबंध हमने अभी बताया कि अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लोगों की बात होती है। ठीक है, और इंट्रापर्सनल की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने क्या कहा था कि खुद के साथ, विद इन, खुद से जब बातें करते हैं तब होता है। तो इंटरपर्सनल क्या है, जब दो या दो से अधिक लोगों की बात हो। तो एक सिविल सेवक, जैसे आप अपने आप को अभी तुरंत मान लीजिए कि हम सिविल सेवक हैं, हम डीएसपी साहब हैं, हम एसडीएम साहब हैं, हम आईपीएस हैं और हम डीएम हैं। तो एक सिविल सेवक के सेवा काल के दौरान उसके सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती हैं एवं उसके कर्तव्य निर्वहन के दौरान कार्यालय के निम्न वर्ग के कर्मचारी से लेकर उच्च स्तर के अधिकारी तथा क्षेत्र की जनता के साथ प्रत्यक्ष संवाद होता है, डायरेक्ट रूप से संवाद होता है एक सिविल सेवक जब होता है। ठीक है, तो नीचे वाले कर्मचारी, तो एक तरह से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। जब ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारियों को आदेश वगैरह देता तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाता है। ये भी हम बताएंगे, कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में डाउनवर्ड हो जाता है। जब नीचे के अधिकारियों नीचे से ऊपर जाता तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, अपवर्ड यानी नीचे से ऊपर जब जा रहा हो। और जब मान लीजिए एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ऐसे दूसरी वाली बिल्डिंग उसमें टच है, ऊपर एक बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे एक लड़का रहता है और नीचे वाले पे 3rd फ्लोर पर एक लड़का ही रहता है, दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे तिरछा वाला जो हो जाएगा, इसको तिर्यक संचार भी कहते हैं। और इसका एक और नाम हमें याद नहीं आ रहा है जो इंग्लिश में उसको कहते हैं। और उसके अलावा एक होता है परस्पर, मतलब साथ साथ एकदम समान, 4th फ्लोर पे दोनों है तो उस प्रकार का संचार जब होता है तो बराबर, मतलब बराबर स्तर के अधिकारियों के बीच जब होता है तब वो बात की जाती है। हम यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक संबंध की बात कर रहे हैं, तो एक सिविल सेवक की बात कर रहे हैं। तो सिविल सेवक जो होता है वो निम्न वर्ग के कर्मचारी, उसके उच्च स्तर के अधिकारी तथा जनता के साथ उसका डायरेक्ट जो है कि संवाद होता है। फिर क्या होता है, इसके अलावा एक सिविल सेवक को समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय लेने होते हैं। विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, अलग अलग निर्णय लेने होते हैं। इसीलिए तो एथिक्स वगैरह रखा गया है आपके सिलेबस में। एथिक्स रखा गया है कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। उसके अलावा आपके अंदर जो है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, नॉन पार्टीशनशिप होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए एथिक्स वगैरह को रखा गया है आपके सिलेबस में। आप उसको पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा रखा गया है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेकता में एकता है। कई प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, कई वर्ग के लोग मिलेंगे आपको, कोई अमीर मिलेगा, कोई गरीब मिलेगा, और जातियों में अलग अलग विभाजित है लोग, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो सब प्रकार के लोगों को आपको समान रूप से देखना पड़ेगा, इसलिए आपके अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशन जो होगा तभी आपका बेहतर होगा। चलिए देखते हैं।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर बड़ा हो जाए होने दीजिए, लेकिन ध्यान से सुनते रहिएगा। विभिन्न स्तर के लोगों से मिलना तथा विभिन्न परिस्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उसके व्यक्तित्व में अंतर्वैयक्तिक कौशल का निर्माण अति आवश्यक है। अंतर्वैयक्तिक, अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग मिल रहे हैं, तो आप किस प्रकार से उनसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर सही तरीके से आप बात नहीं करेंगे तो आपकी इमेज ख़राब होगी, है ना। इमेज आपकी ख़राब होगी मार्केट में, मार्केट मतलब कि वहाँ पे इमेज ख़राब होगी। अधिकारी साहब ऐसे हैं, दरोगा साहब रोड पे खड़े होकर गाली दे रहे हैं, तो दरोगा साहब को तो उसी प्रकार से लोग कहेंगे। जैसे पुलिस की इमेज बहुत ख़राब है, पुलिस के लोग गालियाँ देते हैं, तो इमेज ख़राब है लोगों की। कुछ लोग अच्छे भी हैं उसमें, है ना, तो अब उन लोगों के अंदर इसीलिए एथिक्स वगैरह रखा गया है, ठीक है। तो डीएसपी साहब, अब हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई इस पर सीरियस ना हो कि मतलब ऐसी बातें पुलिस वालों के बारे में कही जा रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, ठीक है। तो चलिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल का निर्माण अंतर्वैयक्तिक संबंधों के माध्यम से किया जाता है। इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक स्किल्स जो होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती है, वो इंटरपर्सनल रिलेशंस से माध्यम से इसका किया जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा पारस्परिक अथवा अंतर्वैयक्तिक संबंधों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल रिलेशन से मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी मानव के सुख एवं दुख, उसका व्यवहार, उसका सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन प्रत्यक्ष रूप से अंतर्वैयक्तिक संबंध द्वारा निर्धारित होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंतर्वैयक्तिक संबंध का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति का उसके आसपास रहने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध से है ना। आप किसी गांव में रहते हैं, आपका संबंध इंटरपर्सनल रिलेशंस लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा, तो आपका एक तरह से इमेज बनी होगी वहाँ पर। आप घर से निकल के चले आएँ दिल्ली, मुंबई या फिर इलाहाबाद, प्रयागराज में जाकर, लखनऊ में आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो आपका रिलेशन लोगों के साथ अच्छा होगा, तो आपकी इमेज सही होगी। आप घर से बाहर भी रहेंगे तब भी लोग आपको याद करेंगे। और आप जो है कि इमेज आपकी ख़राब है, गालियाँ देते हैं, पान खा के थूकते जाते हैं किसी घर के सामने, किसी को भला बुरा कहते हैं, तो आपकी इमेज ख़राब होगी, है ना। तो आसपास के आपके जो होता है वातावरण पर ये निर्भर करता है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में किसी भी व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क तथा संवाद करने की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो आप एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, तो वही एक भूमिका होती है एक दूसरे व्यक्ति के साथ, तो ये इंटरपर्सनल रिलेशंस होता है। और यही चीज़ सिविल सेवक के अंतर्गत अंदर होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सीसेट के पेपर को, सीसेट में भी इसको रखा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक है औपचारिक होता है, औपचारिक अंतर्वैयक्तिक संबंध, ठीक है। अब बड़े अधिकारी जो हैं वो अपने नीचे वाले अधिकारियों से औपचारिक रूप से फॉर्मल तरीके से बातचीत करेंगे, जो भी मतलब जिस मुद्दे पर काम हो रहा है उस पर करते हैं। लेकिन जब वो ऑफिस में रहते हैं तब, वैसे वहाँ पर अनौपचारिक भी चीज़ें होती हैं, लेकिन औपचारिक रूप से जो काम है उसमें औपचारिकता होती है। ऐसा नहीं कि कोई काम निचले स्तर के अधिकारियों को दिया गया, हाँ कर देंगे, आप तो जानते ही हैं ऐसी समस्या हो गई है और कर देंगे, काम कर देंगे, चिंता मत करिए। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से अनौपचारिक चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। काम आपको जो दिया गया है, जिस कार्य के लिए आप नियुक्त हैं, उस कार्य को सही तरीके से उसका निर्वहन करिए, फॉर्मल रहिए, ठीक है। उसके बाहर आकर जब आपका काम ख़त्म हो जाए, ऑफिस से बाहर आकर अनौपचारिक रूप से साथ में चाय पीजिए, चर्चा कीजिए कि शुगर का लेवल थोड़ा डाउन हो गया है, अब थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने लगे हैं, सुबह घूमने लगे हैं तो शुगर सही हो गई है, नहीं तो बड़ी स्थिति ख़राब थी, तब बातें कर सकते हैं। हमारा लड़कवा जो है वहाँ पढ़ रहा है और बड़ी समस्या है, पढ़ने लिखने में बड़ा कमज़ोर है, ये है वो है, अनौपचारिक तरीके से बातें करते हैं अधिकारी लोग, है ना। तो ये सबके साथ है, यही तो जीवन है। औपचारिक अंतर्वैयक्तिक संबंध, फॉर्मल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अनौपचारिक क्या होता है, संपर्क और संवाद की प्रकृति ही अंतर्वैयक्तिक संबंधों के प्रकार को निर्धारित करती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य या हित को ध्यान में रखकर पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं, तो उसे औपचारिक अंतर्वैयक्तिक संबंध अथवा द्वितीयक संबंध कहते हैं। ये सेकेंडरी रिलेशंस आते हैं, ठीक है। इसी को औपचारिक अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये सेकेंडरी संबंध, सेकेंडरी रिलेशंस के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर क्रेता और विक्रेता, सामान खरीदने वाला, सामान बेचने वाला, दुकानदार और आपके बीच में जो संबंध है ना। और
पूंजीपति और श्रमिक के बीच में संबंध, समय पर पूंजीपति को जो कार्य कर रहा है उनके वर्कर समय पर उसको पेमेंट करना चाहिए, ये नहीं कि हाँ कर देंगे, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल हो जाता है, फॉर्मल नहीं रह जाता। ये आदि औपचारिक अंतर्वैयक्तिक संबंधों से बंधे होते हैं। ऐसे संबंध व्यक्ति प्रधान नहीं होते हैं क्योंकि ये विशिष्ट हित पूर्ति के साधन होते हैं। व्यक्ति प्रधान नहीं होते हैं, किसी हित को ध्यान में रखकर, ठीक है, विशिष्ट हित पूर्ति के साधन होते हैं, ठीक है। ऐसे भावनात्मक संबंध जिनमें प्रेम, विश्वास, निष्ठा, त्याग, आपसी सौहार्द आदि की उपस्थिति होती है, उन्हें अनौपचारिक अंतर्वैयक्तिक संबंध अथवा प्राइमरी संबंध कहा जाता है। याद रखिएगा, प्राथमिक संबंध कहे जाते हैं जो अनौपचारिक संबंध होते हैं। प्रेम विश्वास की बात हो, निष्ठा की बात हो, आपसी सौहार्द की बात हो, जैसे आपका माता पिता के साथ है, आपका अपने भाई के साथ है, आपका अपनी बहन के साथ है, आपका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, ठीक है। तो ऐसे संबंध व्यक्ति प्रधान अथवा व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। उदाहरण के तौर पर पिता पुत्री, पिता पुत्र, पति पत्नी आदि अनौपचारिक अंतर्वैयक्तिक संबंधों से बंधे होते हैं। ऐसे संबंध में दरार होने पर व्यक्ति को असीम दुख होता है, ठीक है। तो ऐसे संबंध में जब दरार होती है तो बहुत दुख होता है। जैसे, ठीक है, आगे चलते हैं। पारस्परिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जैसा है। अब पारस्परिक संबंध को मजबूत बनाने के लिए क्या आवश्यक है कि जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही समग्र रूप से स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ सीमाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकता क्योंकि सभी में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। इसीलिए एटीट्यूड और एप्टीट्यूड आपको एथिक्स में पढ़ाए जाते हैं। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड आपके एथिक्स में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड यानी इनेट और इनबॉर्न होता है। इनेट और इनबॉर्न होता है। एप्टीट्यूड जो होता है कि मतलब समझ लीजिए कि बचपन से ही आपके अंदर होगा कि कोई बच्चा है बहुत तेज़ी से दौड़ता है, उसको बस याद दिला दिया है तुम दौड़ने में आगे बढ़ो, है ना। कोई बच्चा है बहुत तेज़ी से चीज़ें याद कर लेता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है ये लड़का, आगे बहुत मतलब अच्छा करेगा ये, ऐसे ही इसको मतलब रहने दीजिए। अब उसके अंदर अगर दिमाग में ये चीज़ पहुंच गई, उसको पता चल गया हाँ मैं अगर पढ़ने में तेज़ हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, तो तुरंत यूपीएससी की तैयारी करने आ जाते हैं बच्चे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकता क्योंकि सभी में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। सभी लोग यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग एसएससी जीडी की भी कर रहे हैं, कुछ लोग पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं। आपको पता ही है, आपके अंदर क्षमता है तो आप तैयारी कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आपके अंदर क्षमता होगी तो हमको सुन रहे हैं, क्षमता नहीं होगी तो अभी आप यहाँ से चले जाएंगे। एक्टिव लिसनर होंगे तो यही तो संप्रेषण है, यही तो है आपका इंटरपर्सनल रिलेशंस। हर व्यक्ति में कुछ गुण तथा कुछ अवगुण होते हैं। जीवन में पग पग पर समझौता मानव जीवन की सहज प्रक्रिया है। जरा सी बात को अहंकार या सम्मान का प्रश्न बना लेने वाले व्यक्ति जीवन पर्यंत दुखी रहता है, ठीक है। जरा सी बात पर शादी वगैरह ब्याह वगैरह जब होता है तो मौसा जी फूफा जी बड़ा उदास हो जाते हैं। कोई मतलब पानी लेके आ रहा, मीठा लेके आ रहा कि मौसा जी को पानी पिलाएंगे, मीठा लेके जा रहा था, उनके सामने से मुड़ के चला गया, दूसरे को दे दिया। अब मौसा जी मुँह फुला लिए, हमारी बेइज्जती हो गई, ठीक है। तो जरा सी बात पर अहंकार और मतलब सम्मान का प्रश्न, हमारे सम्मान पर ठेस पहुंची। अब हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हम बारात भी नहीं जाएंगे, तुम्हारी शादी में भी नहीं जाएंगे। किनारे एक खटिया लगा के बैठे हैं, खटिया चारपाई लगा के बैठे हैं। तो ये चीज़ें हैं अहंकार, बात पर जरा सी बात पर, ठीक है। तो प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत दुखी रहता है। हमें बनी बनाई दुनिया में रहकर ही अपने जीवन का समायोजन करना होता है। इसलिए हमारा समाज जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना होगा, तभी सही तरीके से अनौपचारिक की बात हो रही है, अनौपचारिक संबंध सही तरीके से हो पाएंगे, चल पाएंगे। अब यहाँ पर और चीज़ें हैं। व्यक्ति के जीवन में सहजता का होना हमारे पारस्परिक संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम आपसी मतभेद को सहज स्वीकृति प्रदान करें, क्योंकि मत भिन्नता मानवीय स्वभाव है। सबका विचार अलग अलग है, सबके मत भिन्न भिन्न होंगे, सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी पर वर्क करती हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी पर कार्य करती हैं और वो चुनकर आती हैं, ठीक है। तो मत भिन्नता है हर एक व्यक्ति के। आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, आपके माता पिताजी, सबका दिमाग अलग अलग होगा। एक करना तो लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मत भिन्नता मानवीय स्वभाव है, किसी विषय विशेष के बारे में हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में व्यक्तित्व के स्वाभाविक एवं नैसर्गिक संबंध का स्वरूप गतिशील होता है। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जैसे लोग एक दूसरे को जानने समझने लगते हैं,
पारस्परिक संबंधों की नींव विकसित और बेहतर होती जाती है। ठीक है, तो जब समझने लगेंगे तो पारस्परिक आपसी संबंध जो होंगे मजबूत होने लगेंगे। जैसे जैसे संबंधों की नींव कमज़ोर पड़ती है, लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। इस प्रकार या तो वे अपने जीवन में मशगूल हो जाते हैं या नए संबंधों की तलाश और निर्माण करते हैं। अतः जीवित प्राणियों की तरह संबंधों की भी एक शुरुआत और जीवन काल और अंत होता है। लोगों की शादियाँ टूट जाती हैं, आपस में सही संबंध नहीं होता है, शादियां टूट जाती हैं और ब्रेकअप हो जाते हैं लोगों के। ब्रेकअप तो बहुत, फिर ब्रेकअप की पार्टी भी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। मनोवैज्ञानिक जो हैं, एक जॉर्ज लेविंगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब जो लोग हैं, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक लोगों के बारे में पूछ लिया जाता है। जॉर्ज लेविंगर ने बताया कि एक संबंध का स्वाभाविक विकास निम्नलिखित 5 चरणों में होता है। तो पहले परिचय होता है, ठीक है, पहले परिचय आप करते हैं, फिर उसके बाद उसका विस्तार होता है। पहले परिचय होता है, हाँ हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप गर्लफ्रेंड बनाने जा रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बता रहे हैं। फिर आपका विस्तार होता है, धीरे धीरे आप लोगों के आपस में ज़्यादा बातें वगैरह होने लगती हैं। फिर निरंतरता चलता रहता है, फिर बीच में बिगड़ जाता है, फिर बिगड़ना हो जाता है और फिर अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये जॉर्ज लेविंगर बताए हैं कि परिचय, विस्तार, निरंतरता, बिगड़ना और अंत हो जाता है। यानी कि पहले इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद विस्तार यानी एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन, फिर निरंतरता, कंटिन्यूटी रहती है, बिगड़ने यानी कंटोट हो जाता है और फिर एंड हो जाता है, ऐसे संबंध। ठीक है, ओके, तो ये जॉर्ज लेविंगर बताते हैं। अगर यहाँ पर बिगड़े ना तो यही निरंतरता बनी रहती है। टॉप 3 ये हैं। और कभी कभी ऐसे ही लिख दिया जाएगा, जॉर्ज लेविंगर के अनुसार इसको सेट करिए किस प्रकार से संबंध होते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन, 2 3 4 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन रहते हैं। ओके, चलिए, अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं भी कुछ हैं। इंटरपर्सनल एफिशिएंसीज क्या हैं? दूसरों की क्षमताओं, भावनाओं को समझकर पारस्परिक तालमेल स्थापित करने की योग्यता अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं कहलाती हैं। दूसरों की भाव इंटरपर्सनल ये एफिशिएंसी है। अब आपको एथिक्स में पढ़ाया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि दूसरे के इमोशंस को समझो और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल रखो, और सामने वाले के इमोशंस, अपने इमोशन कंट्रोल रख के सामने वाले की चीज़ों को, बातों को समझो और उसके लिए कार्य करो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। यही बात यहाँ पर है कि दूसरों की भावनाओं को समझकर पारस्परिक तालमेल स्थापित करने की योग्यता अंतर्वैयक्तिक क्षमताएँ कहलाती हैं। अंतर्वैयक्तिक क्षमताएँ किसी भी संगठनात्मक परिवेश में सफलता हासिल करने की एक प्रमुख कसौटी है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने श्रेष्ठ, समान अथवा अधीनस्थों के साथ, अब श्रेष्ठ ऊपर वाले अधिकारी, समान स्तर के अधिकारी और अधीनस्थ नीचे के अधिकारियों के साथ प्रभावी पारस्परिक व्यवहार स्थापित कर सकता है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं को निरंतर अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, निरंतर प्रैक्टिस के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं के प्रयोग से संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा, संचार कौशल के द्वारा इसको और प्रभावी बनाया जा सकता है। अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का विश्लेषण, नियंत्रण, निर्देशन आदि किया जा सकता है। किसी भी संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल परिस्थितियों को नियंत्रित करने, अधीनस्थों को प्रेरित करने, ठीक है, पारिस्थितिजन्य चुनौतियों का विश्लेषण कर उपयुक्त समाधान खोजने, उनको क्रियान्वित करने में अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं का होना आवश्यक है। अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं प्रबंधन एवं नेतृत्व विकास में सहायक होती हैं। अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं क्या होती हैं? क्षमताएं जो होती हैं, अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं प्रबंधन एवं नेतृत्व विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, अपने अधीनस्थों को आप प्रेरित कर सकते हैं, कार्य जल्दी करवा सकते हैं जब आपके अंदर इंटरपर्सनल एफिशिएंसीज होंगी, है ना। किस प्रकार से आप अपने ऊपर के अधिकारियों को, अपने अधीनस्थों को अपने प्रभाव में रखते हैं, आपके व्यवहार के आधार पर ही वो लोग आपके साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस स्थापित करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें। अब इसमें कई चीज़ें हैं, पारस्परिक जो है वही चीज़ें हम बता रहे हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अंतर्गत होगी, तभी ना चीज़ें सही तरीके से करेंगे। तो कौन कौन सी स्किल है? सबसे पहली है लिसनिंग स्किल, लिसनिंग, श्रवण कौशल। कोई कुछ कह रहा है, आपका अधीनस्थ जो भी कह रहा है, आपके ऊपर के अधिकारी जो कह रहे हैं, या फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए कि आप सही तरीके से सुन रहे हैं। और जब आप सही तरीके से सुनेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें पहुंचेंगी और दिमाग में स्ट्राइक करेंगे, तो दिमाग जो है क्वेश्चन पूछेगा, है ना। दिमाग आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाँ ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। और जब वही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपका दिमाग उसी प्रकार से कार्य करता है और आप सही करते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी स्किल है लिसनिंग स्किल। कि कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अच्छा वक्ता होने से पहले अच्छा श्रोता होना आवश्यक होता है।
अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने के लिए आपको अच्छा सुनना आना चाहिए, सही तरीके से सुनना चाहिए। एक अच्छा श्रोता वह होता है जो दूसरों के दृष्टिकोण को सुनने और समझने के बाद कोई प्रतिक्रिया या परिणाम देता है। ये नहीं कि कोई बोल ही रहा है तब तक कूद पड़े, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, ये है वो है, सुने नहीं क्या कह रहा है, अब कूद पड़े। तो यही चीज़ है श्रवण कौशल, ये इंटरपर्सनल स्किल्स है, लिसनिंग स्किल्स, पहली चीज़ ये है। दूसरी क्या है? एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन यानी स्पष्ट संचार। अंतर्वैयक्तिक कुशलता हासिल करने के लिए आवश्यक है कि अपनी बातों को दूसरों के सामने निश्चित तर्कों के माध्यम से पूरे आत्मविश्वास के साथ रखा जाए। आपकी बातों में तर्क होना चाहिए। आप जब भी एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो आपके अंदर तर्क होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में ऐसी बातें हो गई हैं, ये है वो है, भारत की रैंक 136 है, फिनलैंड नंबर 1 पर है, कौन इसकी रिपोर्ट जारी करता है। जब आपके मतलब बातों में भार आ जाता है, आपके जो शब्द हैं उसमें भार आ जाता है। आप 136 रैंक बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि फिनलैंड टॉप पर है, भारत की स्थिति ठीक ठाक नहीं है, क्यों ठीक ठाक नहीं, उस पर चर्चा हो रही है। ठीक है, तो वही चीज़ है, दूसरों के सामने निश्चित तर्कों के माध्यम से पूरे आत्मविश्वास के साथ रखा जाए, तब स्पष्ट संचार वो होगा। कुछ व्यक्तियों की यह प्रवृत्ति होती है कि बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातों को लोग महत्व नहीं देते हैं, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी बोल दिए कि राष्ट्रपति जी गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर आम तोड़ रहे थे, पेड़ पे आम लगा हुआ, तो राष्ट्रपति जी गए थे तो आम पीट रहे थे, पत्थर से मार रहे थे आम, कुछ भी बोल दिए। अब ऐसे 4 लोगों को यहाँ फैला दिए, लोग कहेंगे अरे कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बात का क्या मतलब है ना। ऐसे ही होता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, ये सही होगा, ये सही होगा तो आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। दूसरों से बातचीत के दौरान चेहरे का हाव भाव, भाव भंगिमाएँ, शारीरिक मुद्राएं, अच्छी आदतें आदि प्रभावशाली व्यक्तित्व की तरफ इशारा करते हैं, जो कि अंतर्वैयक्तिक कुशलता के लिए आवश्यक तत्व हैं। अब कोई आपसे बातचीत कर रहा है, आप इंटरव्यू में बैठे हैं, प्रियांशु सर इंटरव्यू में गए थे, मतलब इंटरव्यू में थे, तो प्रियांशु सर से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, थोड़ा से मुस्कुराने लगे थे। तो उस वक्त कोई मैम थी, शायद सुशीला मैम या कोई थी, उन्होंने बहुत तेज़ी से उनसे बोला कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। अब जैसे 3 इडियट मूवी में आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो ऐसे है ना कि मतलब आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो आपकी, या फिर आपसे कोई कुछ कह रहा है और आप हंस रहे हैं, हंस के मतलब फिर कह रहे हैं यार ये है वो है, तो वो प्रभावशाली व्यक्तित्व की बातें नहीं होती हैं। ठीक है, चेहरे का हाव भाव सही तरीके से सुनिए, एक्टिव लिसनर, लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन करना चाहिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व ऐसे बनेगा। और समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अंतर्वैयक्तिक कौशल के अंतर्गत आने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। समस्या को ध्यान से सुनने समझने के पश्चात किसी निर्धारित या फैसले पर पहुंचना एक अच्छे अंतर्वैयक्तिक कौशल की निशानी है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समस्याओं का विश्लेषण कर प्रभावी समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी संगठन में कार्य करने वाले लोगों में आपसी असहमति हो या गुटबंदी जैसा माहौल निर्मित हो रहा हो, गुटबंदी होने लगी, आपका व्यवहार सही नहीं है, आप अधिकारी साहब हैं, ना तो ऊपर वाले अधिकारी साहब से सही है, ना तो नीचे वाले कर्मचारियों के साथ व्यवहार सही है, तो वो भी उसी प्रकार से काम करेंगे। जब मौका मिलेगा तो आपकी मतलब आपको तो आपकी खटिया खड़ी कर देंगे, खटिया यानी चारपाई खड़ी कर देंगे, आप सोएंगे कैसे। तो यदि किसी संगठन में कार्य करने वाले लोगों में आपसी असहमति या गुटबंदी जैसा माहौल निर्मित हो रहा हो, तो एक प्रभावी मध्यस्थ बनकर समस्या का समाधान या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सही तरीके से, अगर सही तरीके से आप लिसनिंग स्किल्स है, एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन यानी स्पष्ट संचार, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, समस्या समाधान कौशल है, तो ये चीज़ें अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, बहुत कुछ बताया जा चुका है, लेक्चर भी बड़े हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रिवीजन पर ध्यान न दीजिएगा। अंतर्वैयक्तिक कौशल के स्तंभ हैं, पिलर्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स के कुछ पिलर्स हैं, कुछ स्तंभ हैं। जैसे पहली चीज़ है कि स्वयं को समझना। हमने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, फिर सामने वाले इमोशंस को, सामने जो भी व्यक्ति है उसके इमोशंस को समझना। एक सही सिविल सेवक जो है कि खुद के इमोशंस को कंट्रोल रखे और सामने वाले के इमोशंस को समझे। आप एक डीएसपी हैं, आपके सामने एक महिला आकर रो रही है, तो उसकी कुछ समस्याएं होंगी और आप समझ नहीं रहे हैं, आप कुछ इरिटेशन में हैं, आप गुस्से में हैं और उसको डांट दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखिए, फिर सामने वाले इमोशंस को समझिए, फिर उसकी समस्याएं सुनिए और उसके लिए कार्य करिए, है ना। तो सबसे पहले स्वयं को समझना, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके अधिकतर व्यवहार स्वाभाविक होते हैं। अधिकतर लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वे यह सोच सके कि हमारे इन व्यवहारों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है।
है ना। आत्म जागरूकता के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के निजी मूल्यों को समझकर भारतीय संविधान के मूल्यों और लक्ष्यों से खुद को संबद्ध कर पाता है, ठीक है। और अन्य को समझना, टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझने के लिए आवश्यक है हमें उनकी भाषा और संस्कृति का ज्ञान हो। तो इसीलिए जो होता है कि अगर आप साउथ में गए हैं, आपकी ड्यूटी साउथ में लग गई है, आप आईपीएस साहब हैं, तो ये भी चीज़ें हैं कि अन्य को समझ पा रहे हैं। यहाँ भाषा की बात है। एक अंतर्व्यक्तिक कौशल संपन्न व्यक्ति में भाषिक संचार के साथ साथ आभाषिक संचार की भी समझ विकसित हो जाती है। किसी संगठन में मिलजुल कर कार्य करने के लिए आवश्यक है कि लोग एक दूसरे को समझें और परस्पर सहयोग की भावना रखें। नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप एबिलिटी क्या है, तीसरा क्या है, ये स्तंभ है, पिलर्स हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के, पूछे जा सकते हैं। नेतृत्व क्षमता क्या है, नेतृत्व क्षमता अंतर्व्यक्तिक कौशल के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। नेतृत्व क्षमता से संपन्न व्यक्ति के पास प्रभावी संचार कौशल होता है। लीडरशिप अगर एबिलिटी है तो प्रभावी संचार कौशल होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से वह अपने द्वारा कही गई बातों का असर अन्य पर छोड़ जाता है ना। किसी संगठन या समूह में लोगों को कार्य के लिए प्रेरित करने हेतु लोक सेवकों में नेतृत्व क्षमता का होना आवश्यक है। आपके अंतर्गत लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए, ओके। नेतृत्व कौशल संपन्न व्यक्ति अपने संगठन या समाज के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक की भूमिका का निर्वहन करता है। नेतृत्वकर्ता के पास भाषा पर अच्छी पकड़ व दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता होनी चाहिए। एक नेता निर्णय एवं परिणाम दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से अपने विवेक से श्रेष्ठ विकल्प चुनने के पश्चात प्राप्त परिणाम चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों की स्थितियों में प्राप्त परिणामों का उत्तरदायित्व नेतृत्वकर्ता का होता है। जैसे अब्दुल कलाम जी थे, अगर पहला अब्दुल कलाम जी हों, कोई मिसाइल था वो फेल हो गया तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी कि ये मेरी वजह से ऐसा हुआ है। ये नेतृत्वकर्ता होता है, ये लीडरशिप एबिलिटी होती है ना। तो किसी समूह में कार्य करे लोगों के लिए नेतृत्वकर्ता कार्य अधिकार एवं उत्तरदायित्व का वितरण भी करता है। विपरीत परिस्थिति या सकारात्मक परिणाम प्राप्त न होने पर भी एक व्यवहार शांत, प्रसन्न चित्त एवं सकारात्मक होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, आप अपने आप को सही तरीके से, ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ हो गया तो आप दूसरों के साथ कुछ कर लो। अभी क्या हुआ था, आर्मी में एक अधिकारी साहब थे, उन्होंने क्या किया, उनके बच्चे को कुत्तों ने काट कर मार डाला। मतलब आर्मी के ऑफिसर जो थे, उनका एक बच्चा था, कुत्ते थे कुछ वहाँ पर उनके बच्चे को काट के मार डाला। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन आदेश दिया कि जितने भी कुत्ते हैं वहाँ पर, मतलब कुत्तों को तो रोका नहीं जा सकता, अंदर जितने भी कुत्ते घूम रहे हैं सबको मार डालो, जान से मार के भगा दो। तो कितने कुत्ते वहाँ पर मारे गए थे। तो यहाँ पर क्या है कि लीडरशिप एबिलिटी और उनके जो कि अधीनस्थ अधिकारी जो हैं, अधीनस्थ जो नीचे नायक हो गए और भी जो कर्मचारी लोग हैं, वो लोग इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन आदेश था, आदेश का पालन करना था, तो उन लोगों के ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कौशल क्या है, सामाजिक कौशल को अंतर्वैयक्तिक कौशलों का उपसमूह कहा जाता है। इसे जन कौशल के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाता है ना। सामाजिक कौशल क्या है, बेंजामिन लिमेट है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक कौशल को एक ऐसी जटिल योग्यता माना है जो सकारात्मक रूप से पुनर्बलित होने वाले व्यवहार उत्पन्न करता है तथा ऐसे व्यवहार उत्पन्न नहीं करता जो दूसरों के द्वारा दंडित किया जा सके। सामाजिक कौशल क्या है, सामाजिक कौशल को प्रभावी बनाने वाले कौशल निम्नलिखित हैं। सोशल स्किल्स क्या होना चाहिए, सामाजिक कौशल क्या होना चाहिए, जैसे अब सीधे यहाँ समझ में आएगा, स्वयं को सामाजिक रूप से प्रस्तुत करना। जैसे हमने बताया था कि समाज में आपकी इमेज क्या है, आप दूसरों की सहायता करते हो, कोई बीमार है उसके लिए आप पहुँच जाते हो, कोई गरीब है उसके लिए आप कुछ कर देते हो, है ना, कोई किसी भी परिस्थिति में है उसकी आप सहायता कर देते हैं। तो ये सामाजिक कौशल, बड़ों का आदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, स्वयं को सामाजिक रूप से प्रस्तुत करना, सामाजिक परिवेश और उसमें होने वाले परिवर्तनों को समझने का कौशल। कुछ भी हो रहा है समाज में तो ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि हाँ, इस पर आपको किस प्रकार से रिएक्ट करना है। कोई बीमार है तो वहाँ पर आप जाकर हंस रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, फ़ोन में गाना बजा रहे हैं, तो ये सही चीज़ें नहीं हैं। सामाजिक परिवर्तनों को पहचान कर सामाजिक प्रस्तुति को समायोजित करने का कौशल, सामाजिक नियमों को ध्यान में रखकर आवश्यक स्थिति में अनुकूल विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करना प्रभावी सामाजिक कौशल माना जाता है। इसे ही सामाजिक अभिव्यक्ति का कौशल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, ये सामाजिक कौशल है। और यहाँ पर अमेरिकी अर्थशास्त्री टालकाट
पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के द्वारा समाज की बनावट को समझा जा सकता है। उनका मत था कि सामाजिक संरचना को समझने के लिए उस समाज के मूल्यों तथा उसके संस्थागत स्वरूप को समझना आवश्यक है। क्या वैल्यू है उस समाज की, ठीक है। पार्सन्स के अनुसार किसी भी सामाजिक व्यवस्था को 4 प्रकार के सामाजिक कार्यों को निष्पादित करना पड़ता है। जैसे एडाप्टेशन सबसे पहले तो एडॉप्ट करिए, लक्ष्य उपलब्धि गोल अचीवमेंट, तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि प्रतिमान अनुरक्षण, अपकीप नॉर्म्स और एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। तो क्या है अनुकूलन, क्या है सामाजिक व्यवस्था को भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। लक्ष्य उपलब्धि क्या है समाज में व्यक्ति और समूह के बीच आपसी सामंजस्य के लक्ष्य निर्धारित करना तथा उसकी प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना आवश्यक है ना। प्रतिमान अनुरक्षण अपकीप नॉर्म कार्य संपादन के लिए उत्साहवर्धन आवश्यक है समाज में। एकीकरण इंटीग्रेशन लोगों में प्रेम और भाईचारा स्थापित कर सामाजिक एकीकरण कायम करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। ओके, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें किसने बताया है, टालकाट पार्सन्स कहते हैं सामाजिक कौशल के बारे में, ठीक है, कि पार्सन्स के अनुसार किसी भी सामाजिक व्यवस्था को 4 प्रकार के सामाजिक कार्यों को निष्पादित करना पड़ता है। एडाप्टेशन अनुकूलन, लक्ष्य उपलब्धि, प्रतिमान अनुरक्षण, एकीकरण। एडाप्टेशन अनुकूलन, लक्ष्य उपलब्धि गोल अचीवमेंट, प्रतिमान अनुरक्षण यानी अपकीप नॉर्म्स और एकीकरण इंटीग्रेशन। प्रतिमान अनुरक्षण का मतलब कार्य संपादन के लिए उत्साहवर्धन आवश्यक है, किसी कार्य को करने के लिए उत्साह होना चाहिए। अब राजनीतिक कौशल की बात करें कि पॉलिटिकल स्किल्स क्या होनी चाहिए। आप देखते होंगे कोई भी चुनाव आता है तो पोस्टर लग जाते हैं, गांव-गांव लग जाते हैं शहर शहर में कि कर्मठ, ईमानदार, सुशील और मतलब कि बहुत ऐसी उनकी योग्यताएं बताई जाती हैं कि ऐसे प्रत्याशी जो आपके सामने उपस्थित हैं इनको एक मौका दीजिए और इनके कार्यों को देखिए फिर उसके बाद, है ना। तो पीगर्स के अनुसार नेतृत्व पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया है। नेतृत्व क्या है, पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया है, ये पीगर्स कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नेतृत्व के द्वारा व्यवहारों में किया जाने वाला परिवर्तन उत्तेजना से प्रभावित होता है। ये कौन कह रहे हैं, पीगर्स कह रहे हैं। नेतृत्व पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया है। प्रत्येक समूह के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई भी ग्रुप हो, कोई भी समूह हो, नेतृत्व की आवश्यकता तो होती ही है। कोई भी समूह बिना नेतृत्व के अस्तित्व विहीन होता है। किसी संगठन में प्रभावशाली नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि मालिक और कर्मचारी दोनों मिलकर योग्य, अनुभवी और व्यवहार कुशल व्यक्ति को नेता चुने। कुछ बच्चे होते हैं शुरू से ही क्लास 5th में ही हैं तो क्लास कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे, तो उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। वो सीधे सीधे जाकर इंटरेक्ट करते हैं टीचर से, ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये नेतृत्व करने के लिए क्या होता है, योग्य, अनुभवी और व्यवहार कुशल व्यक्ति को नेता चुना जाता है। कहते हैं कि योग्य, कर्मठ, ईमानदार ऐसे प्रत्याशी आपके सामने हैं। क्रेग एवं चार्ट्स ने राजनीतिक कौशल हेतु निम्न गुणों का होना आवश्यक माना है। निम्न गुण ये हैं, क्रेग और चार्ट्स ने कहा कि निम्न गुण कि एक राजनीतिक कौशल हेतु निम्न गुणों का होना आवश्यक है। नेता में ऐसा गुण होना चाहिए कि जिससे कि उससे जनता या अपने कर्मचारियों से सम्मान मिल सके, ऐसा नेता होना चाहिए। नेता में यह कौशल हो कि वह लोगों को कार्य के लिए प्रेरित कर सके, ठीक है। वह आत्मविश्वास से भरपूर हो जिससे कि विषम परिस्थितियों में भी खुद को सहज रख सके। बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अपने अधीनस्थों या कर्मचारियों को डांटने की क्षमता तथा समय पर प्रशंसा करने की योग्यता हो। ओके, ठीक है। राजनीतिक कौशल प्राप्त करनी होती है, अपने व्यवहार में कुछ मूलभूत नियमों को शामिल करना आवश्यक है। राजनीतिक कौशल अगर आपको प्राप्त करना, यहीं पर लिखेगा कि पॉलिटिकल स्किल्स के लिए आपके अंदर किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद ऑप्शन एक आध दे देंगे इसी में, जैसे सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना, कर्मचारियों की प्रशंसा करना, ये सिविल सेवक के अंदर होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आप एक तरह से यूपीपीसीएस वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस में आप सीधे सीधे अधिकारी बनेंगे, और अधिकारी बनेंगे तो आपके नीचे कर्मचारी होंगे, उनके मतलब आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना, कर्मचारियों की प्रशंसा करना, आपसी वैमनस्य पैदा करने वाले वाद विवादों से बचना। आपस में जो झगड़ा होते हैं, इस प्रकार के वाद विवाद जो हों उससे बचें। स्वहित की जगह लोकहित पर बल देना, खुद के हित की बात ना सोचना, सबके हित की बात सोचना। तो ये जो होना चाहिए, मूलभूत नियमों को शामिल करना आवश्यक है राजनीतिक कौशल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। क्रेग और चार्ट्स के विचारों को यहाँ पर देखिएगा। तो हमने यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें बता दी, आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी अगर सही तरीके से आप अभी तक लेक्चर सुन रहे हैं। तब नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं आपको, और क्या कर सकते हैं। अब 40 मिनट तो हम भी दे रहे हैं,
अंतर्वैयक्तिक संबंध हमने पढ़ा, इंटरपर्सनल रिलेशन, औपचारिक अनौपचारिक के बारे में देखा। जॉर्ज लेविंगर के स्वाभाविक विकास निम्नलिखित 5 चरणों में होता है। संबंधों का परिचय, विस्तार, निरंतरता, बिगड़ना, अंत। अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं के बारे में देखा। अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में हमने लोगों ने देखा। और यहाँ पर हमने सामाजिक कौशल के बारे में देखा और यहाँ पर राजनीतिक कौशल के बारे में देखा। इसके पहले हम लोग संचार वगैरह को पढ़ चुके हैं। संचार में कुछ ही चीज़ें बची हैं, जैसे कि अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता लैटरल होता है, एक और से ऐसे ही 1-2 और हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा बहुत और चीज़ें संचार के अंतर्गत बची हुई हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। और इसके बाद अगले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। और क्वेश्चन मतलब कि जो यूपीपीसीएस ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बेहतर तरीके से देखेंगे, समझेंगे चीज़ें और क्वेश्चन सही करके आएंगे। 20 से 25 या 30 क्वेश्चन जो भी आते हैं संप्रेषण सीसेट में, संप्रेषण इंटरपर्सनल रिलेशन से, उसको सही करेंगे। तो आपको यह लेक्चर कैसा लगा? आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। 60 से 70 लोग, 80 लोग, यहाँ तक कि पहले लेक्चर में 150 के करीब लोगों ने लेक्चर देखा है और कुछ ही लोगों के कमेंट आए हैं। 60 से 70 लोग अगर लेक्चर देख रहे हैं तो लाइक भी बहुत कम लोगों के होते हैं, 10, 12, 15, और कमेंट तो 5, 6, 7, 8 इतने ही कमेंट होते हैं। तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप एक्टिव लिसनर हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिए। एक्टिव लिसनर अगर अभी तक आप सुन रहे हैं लेक्चर तो एक्टिव लिसनर हैं आप, और फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।